नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर जीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन, और राष्ट्रीय आंदोलन में हम एक विचारधारा पढ़ रहे थे जिसे कह रहे हैं उदारवादी। उदारवादी विचारधारा जो है उसकी शुरुआत जो हो जाती है कांग्रेस की स्थापना से हो जाती है। और सभी को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून चंचल जी। ठीक है। और इसको थोड़ा और इधर कर लेता हूं तो जिससे कि मैसेज देखने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़ चुके हैं तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत इतनी सी है कि हम पढ़ने वाले हैं आज बंगाल का विभाजन। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फटाफट से जुड़ जाइए, फिर आगे शुरू करें। देखो साहब, बंगाल के विभाजन की अगर मैं बात करूं तो बंगाल का विभाजन राष्ट्रीय आंदोलन के कौन से चरण में आता है पहले वो देख लेते हैं। अरुण शर्मा, यस सर, सब आ गए हैं साहब। देखो, राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन में एक चरण है जिसे हम कहते हैं उदारवादी, और एक चरण है जिसे हम कहते हैं उग्रवादी। दो चरणों में एक प्रकार से हमने बांटा है साहब। ठीक है, एक सेकंड। लाइव, एक तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है ना कि कभी वहां लाइव करो और कभी यहाँ लाइव करो और कभी वहां लाइव करो। अरे लाइव को ही लाइव कर दिया साहब। सबसे बड़ी समस्या ये है। गुड आफ्टरनून विक्रम। ठीक है, अरुण, सबको मेरा नमस्कार। चलिए, तो उदारवादी जो युग है वो है साहब 1885 से लेकर 1905। और उग्रवादी जो युग है, ये उग्रवादी युग अगर आप देखेंगे तो ये 1905 से लेकर 1919। इधर दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता जैसे नेता हैं जो कल हमने चर्चा करी है। और इधर अगर हम बात करें तो लाल, बाल और पाल, तीन नाम याद रखने हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। अब साहब, बंगाल विभाजन हम पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, सब आप लोग पढ़े हुए हैं, कि साहब बंगाल विभाजन जो है ये हुआ है 1905 में, बिल्कुल सही बात है। बोले किसके काल में हुआ है, अभी चर्चा करेंगे साहब। करजन, करजन का जो टाइम पीरियड है 1899 से लेकर 1905। बोले करजन कौन, तो बोले करजन यहाँ पर वायसराय के पद पर है। बोले वायसराय कौन है, तो फिर तो भैया संकट ही संकट है। वायसराय कौन है, तो भारत में ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश संसद का एक प्रकार से प्रतिनिधि और शासन चलाने वाला सर्वे सर्वा के रूप में जो है वो है वायसराय। ठीक है कुलदीप जी, गुड इवनिंग हो गया क्या, बोले हाँ, 6 बजे बाद होगा गुड इवनिंग। तो अब सवाल मेरा ये बनता है कि बंगाल विभाजन जो हुआ है 1905 में है, तो बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में आंदोलन हुआ है। सोच के जवाब देना। बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ है, और ये जो आंदोलन हुआ है इस आंदोलन को कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। समझना इस बात को। इसी आंदोलन को कहते हैं बहिष्कार। फ्रेजर ने रिपोर्ट दी थी, आएगा एंड्रू फ्रेजर की भी बात करेंगे हम। कौन था एंड्रू फ्रेजर, उस पर भी चर्चा करने वाला हूं। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अभी मैं टॉपिक पे आया ही नहीं हूं, अभी तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है
कि चाहे बैमफील्ड फूलर हो या एंड्री फ्रेजर हो, उसकी तो मैं चर्चा करने वाला हूं। मेरा सवाल यह है कि बंगाल विभाजन हुआ है 1905 में, और हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में हम देखें तो एक तो काल है जिसे कहते हैं उदारवादी, लिबरल। बोले उदारवादी का मतलब, बोले साहब ये जो अपनी मांग रख रहे हैं ना, अनुनय विनय के माध्यम से रख रहे हैं, प्रार्थना पत्र के माध्यम से रख रहे हैं। उदारवादी जो है ये संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते हैं। उदारवादी जो है इनका मानना है कि अंग्रेज जो है न्यायप्रिय है साहब। ये तो भारत सचिव को बदलने की बात कर रहे थे अपने हिसाब से, जेम्स मिल को बुलाना चाह रहे थे अगर और अंदर जाए। लेकिन ये क्या है? तो बोले साहब ये तो प्रतिरोध करेंगे। बोले विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे साहब। कौन? तो उग्रवादी। इसमें तीन प्रमुख नेता है। एक का नाम है लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। एक का नाम है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मैं लेकर रहूंगा। और एक है विपिन चंद्र पाल। तो ये तीन है। अब मेरा सवाल है कि बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चला है जिसे कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। और ये स्वदेशी आंदोलन किसने शुरू किया? तो ध्यान रखना, ये स्वदेशी आंदोलन शुरू तो किया है उदारवादियों ने, और स्वदेशी आंदोलन जो आगे प्रचारित किया है ये किया है उग्रवादियों ने। बोले क्यों? तो उदारवादी जो थे ना, ये चाह रहे थे कि बंगाल विभाजन जो स्वदेशी आंदोलन है वो केवल बंगाल तक रहे। कॉन्सेप्ट समझ लेना साहब, फिर बाद में मत बोलना कि ये क्या चाह रहे हैं। कि ये चाह रहे हैं उदारवादी कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हो रहा है वो केवल बंगाल में ही हो। लेकिन ये उग्रवादी ये चाह रहे हैं, लाल बाल पाल, कि साहब बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चला रहे हैं उसको हम बंगाल के बाहर भी ले जाएंगे, दिल्ली भी ले जाएंगे, हम नीचे मद्रास में भी लेके जाएंगे, चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में होगा। तो यहां दोनों की विचारधारा तो शुरुआत इन्होंने करी है और आगे प्रचार करने का काम इन्होंने किया है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब आइए साहब विस्तार से बात करते हैं बंगाल विभाजन। अब देखो बोर्ड पर, बंगाल विभाजन एक कर्जन की चाल थी। बंगाल की बात करूं तो यह है बंगाल। देखो थोड़ा सा पहले मैं समझाता हूं, फिर चर्चा करेंगे। तो ये बंगाल है, आराम से देख लो। अब ये जो बंगाल है ये ब्रिटिश भारत का एक प्रांत है, ठीक है? ब्रिटिश भारत का एक प्रांत है। और ये जो ब्रिटिश भारत का प्रांत है इसकी जनसंख्या लगभग जो है 7 करोड़ 80 लाख थी। मोटा मोटा 8 करोड़ मान लें, ठीक है? अगर मैं 1905 में बात करूं ना, तो 1905 में भारत की जनसंख्या 1901 के अनुसार, तो अगर आप देखेंगे 29 करोड़ 60 लाख के आसपास थी, जिसमें से लगभग 23.2 मिलियन, ये जो 23.2 मिलियन है ये ब्रिटिश भारत की जनसंख्या थी साहब। कितनी? 23.2 मिलियन ब्रिटिश भारत की जनसंख्या थी। और इधर अगर हम देखें तो बाकी जो 6.4 मिलियन बच जा रही है, 6.4 मिलियन का मतलब है 6 करोड़ 40 लाख। ये जो जनसंख्या थी ये देशी रियासतों की थी। तो पूरे ब्रिटिश काल में बात करें जनसंख्या कितनी थी, तो बोले इस समय इतनी जनसंख्या थी। और अब कितनी है? तो इसके आगे 29 है ना, इसके आगे तो 125 करोड़ और लगा लो साहब। 29 करोड़ जनसंख्या थी। अब इस समय ब्रिटिश भारत के एक प्रांत जिसका नाम है बंगाल, और इस बंगाल की अगर मैं बात करूं तो इस बंगाल की जनसंख्या समझना टोटल थी कितनी। तो टोटल हो गई इसकी जनसंख्या 7 करोड़ 80 लाख। और बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे इस समय, इसको एक और स्लाइड बना लेते हैं। देखो भाई,
इसको हटा देता हूं, ये पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझा दी। अब देखना, इस समय एंड्रयू फ्रेजर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड्रयू फ्रेजर जो थे, इन्होंने करजन जो कि वायसराय था, इनके समक्ष विभाजन की योजना प्रस्तुत की। ठीक है साहब। अब करजन विभाजन क्यों करना चाह रहा है, पहले तो ये सोचो, सिंपल सी बात मैं आपको कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं। करजन विभाजन करने के पीछे ये कह रहा है कि बंगाल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बड़ा क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 1,89,000 वर्ग किलोमीटर। और इस 1,89,000 वर्ग किलोमीटर पर अगर आप देखोगे तो फिर लगभग 8 करोड़ लोग रह रहे हैं। तो करजन ने एंड्रयू फ्रेजर के कहने पर बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया, और जिसका तर्क दिया कि बोले साहब ये तो प्रशासनिक स्तर पर चल रहे हैं। लेकिन कोई अगर पूछे, थोड़ा डीप में पूछ ले, तो करजन ने क्या किया, वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो राजनीतिक व मैकियावली, ये दो शब्द याद रखना साहब। मैकियावली, राजनीति का मतलब था कि बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था, मैं बताऊं आपको, कि यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग बहुत ज्यादा थे। राष्ट्रवादी भावना यहाँ कूट कूट कर भरी पड़ी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर अगर देखें तो उन्होंने गाना लिखा है बंगाल विभाजन के विरोध में, आमार सोनार बांग्ला। तो बंगाल में राष्ट्रवादी भावना को कुचलने के लिए करजन ने निर्णय लिया कि क्यों ना बंगाल में सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन करे, भाषा के आधार पर विभाजन करे। और जो सांप्रदायिकता या भाषा के आधार पर जो विभाजन करने की बात है ना, उसी को कहा जाता है राजनीतिक व मैकियावली। तो ठोस कारण तो एक प्रकार से ये है। अब देखो साहब, क्या किया, दो प्रांत बनाए गए। एक एक का नाम है ये रहा, पश्चिम बंगाल, यहां लिख देता हूं मैं। अब ये जो पश्चिम बंगाल बना है भाई, एक तो पूर्वी बंगाल, और एक तो ये जो कटा है, ये इसमें चला गया। तो ये वाला बेल्ट आपको यहां से यहां तक देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में क्या क्या शामिल है, देखो साहब। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी बनाई गई है कलकत्ता। इसकी राजधानी क्या बनाई गई है, कलकत्ता। और यहां जनसंख्या की बात करूं, अच्छा, इसमें क्या क्या शामिल है, तो बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा। अब देखो, बंगालियों को बंगाल में ही भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक बना दिया गया साहब। एक तो सबसे बड़ी बात, देखो जो कह रहा हूं सुनना, बंगाल में बंगालियों को ही भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक बना दिया गया। कैसे, क्योंकि बिहारी तो बिहारी लैंग्वेज यूज करेगा, और उड़ीसा का तो उड़िया लैंग्वेज यूज करेगा, तो बंगाल के लोग बंगाली भाषा का यूज करेंगे, तो फिर तो इनकी जनसंख्या ज्यादा है, बंगालियों की और बिहार के लोगों की। तो यहां पर अगर देखा जाए तो टोटल जनसंख्या इस जगह, मैं यहां लिखता हूं, टोटल जनसंख्या मोटा मोटा अगर हम देखें तो 5,40,00,000। थोड़ा बड़ा है, समझने वाला पोर्शन है, इसलिए कह रहा हूं। और इस 5,40,00,000 में से अगर हम देखें तो विभाजन अगर हम यहां करें जनसंख्या का, तो लगभग 4,20,00,000 हिंदू हैं साहब। अब देखो, 4,20,00,000 हिंदू, और 90 लाख यहां पर पश्चिम में मुसलमान हैं। तो देखो, एक तो मुसलमान इधर अल्पसंख्यक हो गए, और इस बेल्ट में अगर देखा जाए तो इस पश्चिम वाले बेल्ट में बंगाली अल्पसंख्यक हो गए भाषा के आधार पर, दोनों चीजें, क्योंकि ज्यादा संख्या में कौन रहेंगे, उड़ीसा और बिहार। तो बंगाली अल्पसंख्यक हो गए,
और बंगाली अल्पसंख्यक किस आधार पर हो गए? भाषा के आधार पर। और मुस्लिम किस आधार पर हो गए? तो मुस्लिम जो है भौगोलिक आधार पर अल्पसंख्यक हो गए। ठीक है सर। इधर अगर हम बात करें तो इधर इसको नाम दिया गया पूर्वी बंगाल। ये वाला हिस्सा, ये वाला आ जाओ, है ना? तो मैं इधर वाले से समझा देता हूं जिससे कि आपको सही समझ में आ जाएगा। पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल में असम, चटगांव, ये सब शामिल कर लिया गया। और इस पूर्वी बंगाल की अगर हम बात करें तो राजधानी जो थी, राजधानी थी साहब ढाका। अब समझो साहब, इधर टोटल अगर देखें तो जनसंख्या लगभग थी 3 करोड़ 10 लाख। पूर्वी बंगाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 10 लाख। अब देखना साहब, अब ये जो 3 करोड़ 10 लाख जो जनसंख्या है, इस 3 करोड़ 10 लाख में से 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम है। मुस्लिम कितने हैं भाई? तो मुस्लिम है 1 करोड़ लगभग 80 लाख। और हिंदू कितने हैं? तो हिंदू हो गए लगभग 1 करोड़ 20 लाख। अब गौर से देखो आप, भौगोलिक आधार पर और भाषा के आधार पर, दोनों आधार पर एक प्रकार से विभाजन कर दिया गया है। और दोनों आधार पर अगर विभाजन कर दिया गया है तो इसी को एक प्रकार से क्या कहेंगे? बंगाल का विभाजन की सोची समझी रणनीति। और इस तरफ अगर देखेंगे तो पूर्वी बंगाल में अगर क्या होगा, तो पूर्वी बंगाल में आपको दिखाई देगा कि राजधानी है ढाका, और यहाँ पूर्वी बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में एक प्रकार से बंगाली भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे और मुसलमान भूगोल के आधार पर। तो सांप्रदायिक रूप से विभाजन कर दिया गया। अब क्या हुआ? तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। अब समझिए, यही चीज मैंने आपको यहाँ बताई है, देख लीजिएगा चार्ट के माध्यम से भी और इस हिसाब से भी, कि विभाजन से पूर्व बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, एरिया लिख दिया, जनसंख्या लिख दी, राजधानी मैंने आपको समझा दिया, ये दोनों चीजें समझा दी। अच्छा, इधर की राजधानी कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल की बात हो ही गई। अब देखो साहब, अब कर्जन ने वैसे तो देखा जाए ना तो 1903 में ही एक बार घोषणा की थी कर्जन के द्वारा कि हम बंगाल विभाजन करेंगे। तो बंगाल विभाजन संबंधी घोषणा जो सबसे पहले एक बार दिखाई पड़ती है ना, वो 1903 में ही दिखाई पड़ जाती। तो ये याद रखो तो ठीक है, नहीं याद रखो तो कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, बैम्फिल फूलर था पूर्वी बांग्लादेश, और इधर का जो था, जो गवर्नर बन रहा है, वो है एंड्रयू फ्रेजर। आ जाएगा, अभी बता देंगे, चिंता ही मत करो मोहम्मद साहब। ठीक है, आगे चलूं। तो 19 जुलाई, अब ये इसके बाद देखो, एक तो ये याद रखना 20 जुलाई, 3 डेट याद रखनी। ये भी मैं आपको क्लियर कर ही दूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। देखो साहब, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन की घटना जो है, ये वर्ष 1905 है। ठीक है भाई। तो 1905 में बंगाल विभाजन की घटना हो रही है। तो बंगाल विभाजन की घटना से पहली डेट तो याद रखना है 20 जुलाई 1905। इंपॉर्टेंट है। बोले साहब इस दिन क्या हुआ? तो बोले 20 जुलाई 1905 को अगर आप कहें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दिन एक प्रकार से बंगाल विभाजन की आधिकारिक रूप से घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, एक सेकंड। ठीक है,
तो बंगाल विभाजन की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई कब? 20 जुलाई को। फिर याद रखना, ये लो साहब घोषणा। फिर याद रखना है 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 की डेट मैं इसलिए याद करवा रहा हूं कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होती है और इस बैठक के दौरान निर्णय लिया जाता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। तो दूसरी डेट हो गई। तो बोले यहां से क्या प्रश्न बनेगा? तो यहां से प्रश्न बनेगा कि स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन चलाने की घोषणा। दूसरी डेट हो गई भाई। और तीसरी इंपॉर्टेंट डेट जो है वो आपको याद रखनी है, वो क्या है? तो वो है 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। ये जो 16 अक्टूबर 1905 की डेट है, इस दिन क्या हुआ? तो इस दिन बंगाल विभाजन जो है लागू हो गया, इसी दिन से प्रभावी हो गया, अस्तित्व में आ गया और एक प्रकार से दो प्रांत बन गए। बंगाल के लोगों ने विरोध किया साहब। बंगाल के लोगों ने कहा कि इस दिन हम चूल्हा नहीं जलाएंगे। एक रामनंद्र जी थे जिन्होंने अरनेंद करके एक चलाया, जिसके तहत किसी घर में भी चूल्हा नहीं जलेगा। स्नान गंग पैदल चले हैं लोग बाग, जुलूस निकाल रहे हैं बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल के लोग, और पैदल चल के जा रहे हैं गंगा नदी के किनारे, स्नान करके आ रहे हैं। और विरोध इतना जबरदस्त, हाँ थोड़ा बहुत सांप्रदायिक रूप ले लेता है, लेकिन विरोध बहुत जबरदस्त था। अंग्रेजी सरकार की एक बार तो अगर देखा जाए तो नींव हिल गई थी साहब। ठीक है। तो बंगाल विभाजन की आगे की अगर घटना हम देखें तो 3 डेट मैंने आपको बता दी। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाएंगे। देखो, ये देखो साहब, ये डेट्स मैंने आपको क्लियर कर दी है। 13 जुलाई सबसे पहले 1903 में आई थी बात, तो 1903 में आई थी, तो संजीवनी नामक अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी पत्रिका में बहिष्कार का पहला सुझाव दिया गया, तो बताएंगे संजीवनी पत्रिका। फिर आधिकारिक रूप से घोषणा अभी मैंने बता दी आपको 20 जुलाई। और फिर कलकत्ता के टाउन हॉल में औपचारिक बैठक हो रही है और वहां पर निर्णय लिया जा रहा है कि साहब स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू हो गया और इस दिन को शोक दिवस कहा। बोले रविन्द्रनाथ टैगोर आए साहब, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा भाई शोक दिवस क्यों कह रहे हो, इसको कहो रक्षाबंधन दिवस। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर, ध्यान रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 के दिन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। तो डेट याद रखना, 16 अक्टूबर 1905। किसके कहने पर? रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर। आगे चलते हैं सर। अब देखो साहब, अब ये जो बंगाल विभाजन कर रहे हैं, इस बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन का उद्देश्य एक प्रकार से अगर हम देखें तो दो चीजें यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। एक तो है स्वदेशी। देखो साहब, दो हथियार हैं। पहला हथियार अगर हम बात करें तो पहला हथियार है बहिष्कार। स्वदेशी बाद में देखेंगे। बहिष्कार में क्या क्या करेंगे साहब? तो बंगाल विभाजन में बहिष्कार किया गया, बॉयकॉट किया गया। अभी बताऊंगा, एक अंग्रेजी विद्वान होंगे जो कई समाचार पत्रों में एक प्रकार से अगर देखा जाए तो संवाददाता के रूप में काम करेंगे, वो बताएंगे कि बहिष्कार जो हुआ ना, देखो पहले तो शुरू किया है उदारवादियों ने, और फिर इसमें एंट्री हो जाती है उग्रवादियों की, और उग्रवादी ना विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इसमें क्या हो रहा है कि मैनचेस्टर और लिवरपूल से आने वाले कपड़ों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया साहब। ब्रिटिश माल व संस्थाओं का एक प्रकार से त्याग किया गया, उपाधियों का त्याग किया गया। अब देखो, विदेशी नमक, चीनी
और अन्य सभी वस्तुओं को बंद कर दिया गया। सरकारी अदालतों और उपाधियों का त्याग कर दिया गया। दुकानों के बाहर धरना, विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों के बाहर शांतिपूर्ण, बोले साहब विदेशी वस्तुओं को हटाओ। तो ये तो बहिष्कार का तरीका था। बोले स्वदेशी में, अब बोले साहब देखो, स्वदेशी की अगर मैं बात करूं तो स्वदेशी एक प्रकार से हमको आत्मनिर्भर बनना सिखा रहा है। स्वदेशी का अर्थ केवल वस्तुओं का उपयोग नहीं है भाई, ध्यान रखना। ये एक प्रकार का विचार था। इसका नारा था आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। ये देखो साहब, ये नारा ही है। भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए, स्वदेशी कपड़ा मिलें बनेगी साहब, साबुन के कारखाने लगेंगे, बैंक जैसे बंगाल में बैंक बंगाल केमिकल्स खोले गए। अब साहब सरकारी स्कूलों के विकल्प की तैयारी हो रही है साहब। तो सरकारी स्कूलों के विकल्प के लिए ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई गई ताकि शिक्षा में भारतीय संस्कार और संस्कृति बनी रहे। फिर राष्ट्रीय गरिमा और सम्मान, स्वदेशी केवल व्यापार नहीं था साहब, बोले स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं तो स्वदेशी मतलब एक प्रकार का व्यापार नहीं है, ध्यान रखिएगा। बोले क्या है, तो बोले ये हमारे को ना हमारे आत्मगौरव की बात सिखाता है साहब। बोले आत्मगौरव की बात कैसे सिखाता है सर, देखो, हम हमारे द्वारा बनाई हुई वस्तु का प्रयोग करेंगे तो विदेशी वस्तुओं का प्रयोग ना के बराबर होगा, और जब विदेशी वस्तुओं का प्रयोग ना के बराबर होगा तो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, और जब आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो हो सकता है कि उनको भारत से अपने कदम पीछे हटाने पड़े। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अब देखो आर्थिक रूप से क्या हो रहा है, तो आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कपड़ा मिले और हैंडलूम उद्योग आ रहे हैं साहब। बंगाल में बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स की स्थापना की गई हमारे यहाँ के लोगों ने, और स्वदेशी आंदोलन की ये एक सबसे बड़ी सफलता मानी जाती साहब। फिर हैंडलूम, हैंडलूम मतलब गांव-गांव में चरखे और करघों को पुनर्जीवित किया। पता है आपको, स्पिनिंग जेनी में वर्ड हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। इंग्लैंड में अगर आप देखेंगे तो 1350 में एक प्रकार से औद्योगिक क्रांति, सॉरी 1750 में औद्योगिक क्रांति शुरू होती है। औद्योगिक क्रांति का पहला चरण है 1750 से 1850, और दूसरा चरण है 1850 से लेके अब तक। और हमारे यहाँ देखो 1905, यानी कि लगभग लगभग 150 साल लग गए साहब। ये थोड़ी अभी टेक्नोलॉजी आई भी नहीं है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां, भारतीयों ने क्या किया, अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने और स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय संस्थान खोले। 1906 के आसपास एक बैंक बनता है, कैनरा बैंक। देखो कौन सा बैंक है, कैनरा बैंक। और 1907 में अगर मैं बात करूं तो एक बैंक बनता है 1907 में, जिसका नाम है, अगर आप देखेंगे, इंडियन बैंक। तो भारतीयों ने अपने पैसे इनमें रखना शुरू किया, इसमें रखना शुरू किया बैंकों में। तो इससे क्या होगा, तो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, बीमा के क्षेत्र में आ गए। फिर उद्योग लगाए, साबुन उद्योग, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखें तो माचिस उद्योग लग रहे हैं। एक थे आचार्य पीसी राय। आचार्य पीसी राय ने क्या किया, एक बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना कर ली, बंगाल केमिकल की स्थापना की। और ये जो बंगाल केमिकल की स्थापना हो रही है, ध्यान रखना, सन पूछ सकता है, 1901 में इसकी स्थापना की। शुरुआती तो इन्होंने छोटे स्तर पर ही काम शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, कई स्टोर खुल गए साहब इनके। अब बंगाल विभाजन की अगर बात करें तो बंगाल विभाजन के दौरान बच्चे भी हिस्सा ले रहे, बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल के बाहर भी अब ये जा रहा है। लेकिन इसी बंगाल विभाजन के दौरान ध्यान रखना, एक सर्कुलर आ रहा है जिसका नाम है कार्लाइल सर्कुलर, लिख के पढ़ा रहा हूं, समझिएगा, आना चाहिए प्रश्न अगर बनता है तो। बोले कार्लाइल सर्कुलर कब आया साहब, बोले कार्लाइल सर्कुलर जो है ये आया है 22 अक्टूबर 1905 को। क्या आया, देखो,
16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया, अभी आपने देखा है। और बंगाल विभाजन लागू होते ही लोगों ने इसमें एंट्री कर दी। यहाँ तक कि विदेशी वस्त्र का प्रयोग मना कर दिया, साथ साथ विदेशी वस्त्रों को धोने से मना कर दिया धोबियों ने। चीनी, अगर जैसे मान लो किसी की शादी में विदेशी चीनी का प्रयोग हो रहा है ना, तो उसकी शादी में ही नहीं जाएंगे साहब। इतना मतलब बंगाल का ये आंदोलन बहुत तेजी से चला। अब 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और सरकार ने एक सर्कुलर निकाल दिया, आदेश पत्र, जिसे कहते हैं कार्लाइल सर्कुलर। देखो साहब, बंगाल के मुख्य सचिव थे R W कार्लाइल। चीफ सेक्रेटरी थे, और इनका नाम था R W कार्लाइल। ठीक है भाई। ये चाहते थे कार्लाइल साहब कि बंगाल के छात्र, यानी बंगाल के स्टूडेंट, ये जो बंगाल के स्टूडेंट है ना, ये राजनीति और स्वदेशी आंदोलन से दूर रहें। राजनीति व स्वदेशी आंदोलन में न जाएं। अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? अगर आपके परिवार में कोई देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग करेगा, तो ये तो सीधी सी बात है, भारत के हर व्यक्ति के खून में है ये। तो कार्लाइल साहब ने क्या किया, बंगाल के जो मुख्य सचिव थे तत्कालीन, उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो भी जिला कलेक्टर थे, उनको लेटर लिखा साहब, गोपनीय। और उसमें कहा गया कि इस यदि किसी स्कूल या कॉलेज का छात्र इस बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में हिस्सा लेगा, तो उसके साथ ये काम होगा साहब। तो बोले क्या क्या काम होगा, तो देखो साहब, ये आदेश पत्र जारी किया गया। इसमें क्या कहा गया, किसके खिलाफ था? स्कूल व कॉलेज के छात्रों के खिलाफ। तो स्कूल व कॉलेज के छात्रों के खिलाफ था भाई। क्या कहा गया? पहला, इसमें कार्लाइल साहब कहते हैं कि यदि मान लो किसी संस्थान का विद्यार्थी स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा ले रहा है, तो उस संस्थान की सहायता, सरकारी सहायता, रोक ली जाएगी साहब। मान लो कोई संस्थान है और इस संस्थान का स्टूडेंट है, और ये स्टूडेंट जो है ये स्वदेशी आंदोलन में जा रहा है, तो कार्लाइल साहब कह रहे हैं कि इस संस्थान को जो सरकारी सहायता मिलती है वो रोक ली जाएगी, और संस्थान की जो मान्यता है उसे भी समाप्त कर दिया जाएगा। और जो छात्र स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लेंगे, उन्हें, छात्रों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बोले सरकारी नौकरी कर ही नहीं सकते आप, तो सरकारी नौकरी के लिए क्या घोषित हो जाएंगे भाई? अयोग्य घोषित हो गए। तो 3 बिंदु याद रखना। इसको क्या कहते हैं? कार्लाइल सर्कुलर। तो बंगाल में इसका बहुत विरोध हुआ है साहब। अब इस कार्लाइल सर्कुलर के खिलाफ एक सर्कुलर आएगा, जिसे कहेंगे एंटी कार्लाइल सर्कुलर सोसाइटी। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए। तो आगे चलते हैं, थोड़ा बड़ा है ना, पढ़ना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, नहीं तो मैं स्किप तो करूंगा नहीं। एंटी कार्लाइल सर्कुलर। अब बोले साहब, एंटी कार्लाइल सर्कुलर सोसाइटी ये क्या है? एंटी कार्लाइल सर्कुलर सोसाइटी,
देखो साहब, अब बंगाल में अगर आप देखेंगे तो एंटी कार्लाइल सर्कुलर जो बन रहा है, उसकी स्थापना अगर आप देखेंगे तो सचिंद्र प्रसाद बसु के द्वारा 1905 में की जाती है। संस्थापक, ये याद कर लेना भाई, ये है सचिंद्र प्रसाद बसु। ठीक है साहब। अब जीरा निकालने जा रहा हूँ, शाम को देखूं तो बहुत सुंदर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। पूरा कर लेना वीडियो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है साहब। तो सचिंद्र प्रसाद बसु ये ला रहे हैं एंटी कार्लाइल सर्कुलर, कब ला रहे हैं? 1905 में। इनका समर्थन किया है, तो ध्यान रखना समर्थन किसने किया है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा समर्थन किया गया। इसका उद्देश्य था ऐसे छात्र जिन्हें सरकारी स्कूलों व कॉलेजों से निकाल दिया गया है ना, तो उनका साथ देना। ठीक है। और इसी सोसाइटी ने एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो वंदे मातरम को लोकप्रिय बनाया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी कह लीजिए या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कह लीजिए, उनके द्वारा रचना की गई थी। तो अगर आपसे पूछेगा कि वंदे मातरम के नारे को, वंदे मातरम के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया, तो बताएंगे एंटी कार्लाइल सर्कुलर। ये क्या था, तो ये उन छात्रों की मदद करता था जिन छात्रों को कार्लाइल सर्कुलर के तहत एक प्रकार से स्कूलों व कॉलेजों से निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है। अब आइए, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की, ये भी जरूरी है साहब। फर्स्ट ग्रेड वालों, आप तो बिल्कुल सुन ही लो। तो अगला इसके बाद अगर हम बात करें तो हम हेडिंग डालेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोले क्या है सर? एनसीई, एनसीई को हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। अब ये काउंसिल है और ये काउंसिल ये तय करेगी कि कॉलेज खोले जाए, स्कूल खोले खोले जाएं, फिर उसमें क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाए। ठीक है। और ये फिर मान्यता देने के बाद फिर आगे लोग इसके पास आ जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे नेशनल काउंसिल। काउंसिल करते हैं ना, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एक परिषद है जिसमें लोग सदस्य होंगे, एजुकेटेड सदस्य होंगे, बुद्धिजीवी वर्ग होंगे। तो एनसीई की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना बंगाल विभाजन के दौरान होगी, क्योंकि बंगाल विभाजन में देखा है अभी कार्लाइल सर्कुलर आ गया। बोले कब हो रही है साहब, तो ध्यान रखना 15 अगस्त। तो ये तो कंफ्यूजन ही नहीं है, 15 अगस्त 1906 को हो रही। बोले संस्थापक कौन है, तो संस्थापक की बात करें तो सदगुरुदास बनर्जी। लो साहब, ये संस्थापक हो गए बनर्जी साहब। अब देखो इसका उद्देश्य क्या था। साहित्य, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को राष्ट्रीय नियंत्रण में और राष्ट्रीय तर्ज पर लाना। साहित्य, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर लाना, राष्ट्रीय नियंत्रण में लाना, जिससे कि छात्रों में देशभक्ति की भावना जागृत की जाए। तो सिंपल सी बात, छात्रों में देशभक्ति की भावना। अब देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए एक प्रकार से शिक्षा का सहारा लिया
और क्या बना दी गई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना दी गई। और इसी परिषद के तहत अगर आप देखेंगे ना, तो बंगाल में नेशनल कॉलेज और बंगाल में टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान की स्थापना हुई है, ध्यान रखना। तो इसी परिषद के अधीन एक और बता ही देता हूँ, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। देखो भाई, इस नेशनल काउंसिल के अधीन अगर देखेंगे तो एक याद रखिएगा, बंगाल नेशनल कॉलेज। अब ये जो बंगाल नेशनल कॉलेज है ना, इसकी स्थापना में सबसे बड़ा योगदान जो है सतीश चंद्र मुखर्जी, 15 अगस्त, हिट, याद रखिएगा, 1906, इस परिषद के अधीन ही हो रही है। और संस्थापक जो हैं, एक प्रकार से ये ध्यान रखिएगा, सतीश चंद्र मुखर्जी हैं, पूछा जा सकता है। और इसी ने ही शिक्षा का आधार तैयार किया। और प्रथम प्राचार्य जो थे इसके, यानी पहले प्रिंसिपल जो थे, वो थे अरविंद घोष। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम आचार्य या प्रथम प्रिंसिपल की मैं बात करूं, तो प्रथम प्रिंसिपल जो थे वो थे भाई अरविंद घोष। तो याद कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। एक और अभी बताता हूं, सतीश चंद्र मुखर्जी के साथ छोटा सा और जुड़ा हुआ फैक्ट है, जिसे आप कहते हैं डॉन सोसाइटी। हेडिंग डाल लें, डॉन सोसाइटी। और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि डॉन सोसाइटी क्या होती है। चलें आगे। देखो भाई, डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा की गई, इनकी चर्चा कर रहे हैं। देखो, डॉन सोसाइटी, ऐसे नहीं लग रहा डॉन जैसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। डॉन का शाब्दिक अर्थ अगर मैं बात करूं ना, तो डॉन का मतलब है नव जागरण का प्रतीक, नव जागरण का प्रतीक। दूसरी भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होगा नया सवेरा। डॉन, इस डॉन का मतलब अगर देखें तो सूर्योदय से, सूर्योदय से ठीक पहले का समय, समझ गए? तो इसलिए नाम रखा सतीश चंद्र मुखर्जी ने इसका, डॉन। एक डॉन पत्रिका भी प्रकाशित हुई थी 1897 में, द डॉन। तो डॉन, द डॉन पत्रिका, ये प्रकाशित हुई थी 1897 में प्रकाशन है। क्लियर? तो ज्ञान के नए प्रकाश की ओर इसकी विचारधारा है, और बंगाल विभाजन में के विरोध में ये काम कर ही रही है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तो कार्लाइल सर्कुलर मैंने आपको शिक्षा के क्षेत्र में समझा ही दिया, अभी अभी एंटी कार्लाइल भी समझा दिया, डॉन सोसाइटी भी समझा दी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद भी समझा दिया, और पहले प्रिंसिपल के नाम के बारे में भी मैंने चर्चा कर ली, अरविंद घोष हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब बात कर लेते हैं बौद्धिक जागरण की। देखो, अभी जैसे मैंने बताया कि वंदे मातरम, वंदे मातरम सड़कों पर गूंजा गूंजा है, और वंदे मातरम को छात्रों ने सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया। लेकिन हमारे कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, चित्रकला के माध्यम से, अगर आप देखेंगे तो
राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का कार्य किया, जिसमें से एक थे जिनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। ये जो अवनींद्र नाथ टैगोर थे, इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, ये लिखा हुआ है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, अंग्रेजी में लिख देता हूं मैं। इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की है। और ये स्थापना की है साहब 1907 में, और इनके द्वारा भारत माता का चित्र बनाया गया है साहब। भारत माता का चित्र बनाया गया है, और भारत माता को एक प्रकार से तपस्वी के रूप में दिखाया गया, तपस्वी देवी के रूप में दिखाया। इन्हीं के भाई थे गगनेंद्र नाथ टैगोर, और इन्हीं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल के एक छात्र थे जिनका नाम था नंदलाल बोस, और नंदलाल बोस को पहली छात्रवृत्ति मिली साहब। इन्होंने मूल संविधान, नंदलाल बोस कभी अगर आ जाए तो ध्यान रखना, मूल संविधान को चित्रित किया था। तो नंदलाल बोस, और एक ये दो आपको याद रखने की आवश्यकता है, चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले सर। ठीक है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से ही बता देता हूं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। हेडिंग डाल लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर। 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म होता है जोरासांको नामक स्थान पर। लिख दूं, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। जन्म 1861, 7 मई, जोरासांको नामक स्थान पर। 1861, स्थान जोरासांको। समृद्ध परिवार से थे। इनके परिवार को एक प्रकार से जोरासांको ठाकुर परिवार कहा जाता था। इनके पिता जो थे देवेंद्रनाथ टैगोर, बता चुका हूं मैं, ध्यान रखना। इनके पिता देवेंद्रनाथ, देवांश, इनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। समाज सुधारक थे, और देवेंद्रनाथ टैगोर को महर्षि की उपाधि दी गई थी। तो इनके पिता को महर्षि कहा जाता था, और इनकी माता का नाम तो जो था शारदा देवी था। माता शारदा देवी। फिर ये जो टोटल 14 भाई बहन थे, सबसे छोटे थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके एक और भाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि पहले अगर देखें तो आईसीएस ऑफिसर थे। तो ये भी लिख देता हूं, सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम आईसीएस अधिकारी। मैंने आईसीएस के बारे में विस्तार से पढ़ाया है, इनके भाई थे। ठीक है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर को जो हम जानते हैं, ये उनके साहित्य को लेकर जानते हैं। तो प्रमुख कविता, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें, तो एक दो कविताओं के नाम आप यहाँ देख लें। सिलेबस चेंज हुआ है तो हो सकता है कि पूछ ले। एक है मानसी। एक अगर हम बात करें तो सोनार तरी, सोनार तरी। एक ध्यान रखिएगा, गीतांजलि। और इसी गीतांजलि के लिए इनको नोबेल मिला था। उपन्यास की बात करें तो एक आध उपन्यास लिख लीजिए। एक उपन्यास जो है वो है गोरा, और एक है घरे बेर।
और ये जो घरे बेर है, ये ध्यान रखना, ये उपन्यास स्वदेशी आंदोलन की ये उपन्यास स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ये जरूरी था बताना। कौन सा? घरे बैरे। आगे चलें। इसके अलावा इनके गीत हैं, 2000 से ज्यादा अधिक गीत हैं। और जन गण मन की रचना करी है। जन गण मन की रचना करी है। 24 जनवरी 1950 को इसे हमारे संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया। सबसे पहले 1911 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहां ये गाया गया था। फिर ये याद रखना, 24 जनवरी 1950, ये तो याद ही रखनी चाहिए, संविधान के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। एक और है इनका, आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला बंगाल विभाजन के दौरान इन्होंने लिखा था एक गीत, जो कि आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्र गान हो गया। बांग्लादेश का राष्ट्रगान हो गया सर 1971 में। तो ये थोड़ा सा आगे चलेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि श्रीलंका के राष्ट्रगान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत से ही प्रेरित है। इनके द्वारा एक शांति निकेतन की स्थापना की गई, और शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की गई है। पश्चिम बंगाल में एक जगह वीर भूमि, वहां की गई। और बताऊं, शांति निकेतन में खुले पेड़ के नीचे बैठाकर शिक्षा दी जाती थी, जो कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के एक प्रकार से विपरीत था। आगे चलकर इसी शांति निकेतन को विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया, और विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। और एक और चीज, 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्होंने गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया था। इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। नाइटहुड यानी सर की उपाधि, याद रखना। कौन सी उपाधि दी गई थी? नाइटहुड। और नाइटहुड की उपाधि 1915 में दी गई थी, जिसे एक प्रकार से सर आप कह सकते हैं। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि त्याग दी थी साहब, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके बारे में मैंने आपसे थोड़ी चर्चा करी है। नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आगे चलते हैं। जन भागीदारी देखो, तो अगर आप देखेंगे कि महिलाएं भी बंगाल विभाजन के विरोध में शामिल हो रही हैं, श्रमिक भी हैं, छात्र भी हैं, मुस्लिम नेता भी आपको कुछ दिख रहे हैं, अब्दुल रशीद, लियाकत हुसैन है। एक है स्वदेश बांधव समिति। बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है बारिसाल, ध्यान रखना, बारिसाल, पूछ लेगा आपसे। बारिसाल का गांधी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 22 साल का गांधी जो है, वो एक प्रकार से आप अश्वनी कुमार दत्त के लिए प्रयोग करेंगे। और इन्होंने ही 1905 में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का कार्य इन्होंने किया। लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना जगाने का कार्य किया। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं के उपयोग के बारे में इन्होंने, यानी स्वदेश बांधव समिति ने कार्य किया। अंग्रेजों की अदालत का बहिष्कार होने के बाद इस समिति ने कई पंचायतों के मामले निपटाए, सामाजिक कार्य किए। इसने अकाल और बीमारियों की स्थिति में लोगों की हेल्प करी। 160 से भी ज्यादा शाखाएं हो गई थी। और एक पत्रिका थी बारिसाल हितैषी, याद रखिएगा, बारिसाल हितैषी पत्रिका थी। थोड़ा सा और है, हालांकि लगभग लगभग कंप्लीट कर दिया गया। तो देखो, स्वदेश बांधव समिति। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, तो
बंगाल के बाहर भी ये आंदोलन एक प्रकार से फैल रहा है, तो बंगाल के बाहर अगर देखें तो बंबई और पूना में लोकमान्य तिलक याद करके जाइएगा साहब। उत्तर प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र में अगर देखें तो अजीत सिंह, लाला लाजपत राय। फिर अगर हम बात करें तो दिल्ली दिल्ली में सैयद हैदर रजा, और मद्रास में अगर आप देखेंगे तो चिदम्बरम पिल्लई। याद कर लेना साहब, बंगाल के बाहर भी स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलता है। चलिए साहब आगे, एक ये याद रखना, नेविन्सन का नाम अभी तक पूछा नहीं है, इस बार थोड़ा सा हो सकता है कि डिटेल में पूछ ले। H.W. नेविन्सन ये कौन है साहब? देखो साहब, इनकी एक पुस्तक है द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, ये लिखा हुआ द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। ये तो ये पुस्तक याद कर लो साहब। अब ये जो डेविंसन है, लंदन में संवाददाता थे, एक समाचार पत्र था डेली क्रॉनिकल, वहां 1907 से लेकर 1910 तक ये भारत की यात्रा में रहते हैं साहब। और भारत की यात्रा में ये देखते हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ है ना, तो स्वदेशी आंदोलन का एक प्रकार से सजीव चित्रण करते हैं नेविन्सन साहब। इन्होंने विस्तार से लिखा है कि बंगाल के गांव में, बंगाल के शहरों में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। अब जब ये जो विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, इससे मैनचेस्टर को भारी नुकसान हो रहा था। बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं से मिलते हैं, और उनसे मिलने के बाद नेविन्सन उनके विचारों का वर्णन अपनी इस पुस्तक में करते हैं। सूरत विभाजन, ये भी ध्यान रखना, 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, और जब सूरत विभाजन हुआ था तो ये सूरत अधिवेशन में उपस्थित थे नेविन्सन, और इन्होंने कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच जो एक प्रकार से विभाजन हुआ है, विवाद हुआ है, उसका आंखों देखा वर्णन किया है। और तो और ब्रिटिश होने के बाद भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारत में विरोध किया जा रहा है, जनता का दमन किया जा रहा है, उसका इन्होंने वर्णन किया है। बोले गलत कर रही है ब्रिटिश सरकार। तो एक प्रकार से आपको नेविन्सन के बारे में मैंने इतनी सारी जानकारी दी है, तो हो सकता है प्रश्न पूछ ले। फिर आगे देखें तो बंगाल विभाजन के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले क्या कहते हैं? तो बंगाल विभाजन के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि साहब, बंगाल विभाजन जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा एक बेहद निर्मम भूल पर नमक की तरह है। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं ये विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। बोले वज्र, इंद्र का जो है ना एक प्रकार से वेपन्स जो होता है ना, उसको वज्र कहते हैं साहब। फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि वास्तव में बंगाल विभाजन के बाद ही लोगों को पता चला है कि जागरण क्या होता है। आमार सोनार बांग्ला, विदेशी वस्त्रों की होली। अब लगा गांधी जी को, अच्छा गांधी जी इस समय है नहीं, गांधी जी ने अपने समाचार, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज के माध्यम से इसका वर्णन किया है। और फिर बैम्फिल फूलर कह रहा है कि मेरी दो पत्नियां हैं, जिसमें से एक हिंदू और एक मुसलमान, और मुसलमान मेरी प्रिय पत्नी में से है साहब। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, तो एक दो कोटेशन है, इसको याद कर लें। और 1906, एक तो ये भी ध्यान रख लें कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ है, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें स्वराज संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया है दादा भाई नौरोजी, और राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया है। ये राष्ट्रीय शिक्षा मैंने आपको पूरी आज पढ़ा दी है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। बंगाल विभाजन किसने किया? करजन ने। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रू फ्रेजर। बहिष्कार का सुझाव किसने सर्वप्रथम? तो संजीवनी, मैंने बताया था, पत्रिका है। और स्वदेशी आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रभावित कपड़ा उद्योग और उग्र राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम स्वदेशी, बहिष्कार और स्वराज। तो उदारवादी और उग्रवादी दोनों मिले हैं। हाँ, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911, पढ़ाऊंगा। बंगाल विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये भी मैंने बता दिया है, ये वापस वही चीज आ गई है। दिल्ली और मद्रास में सैयद हैदर रजा और चिदम्बरम पिल्लई। फिर स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा, बाल गंगाधर तिलक, तिलक का नारा हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। और
आंदोलन का शीर्षक गीत याद रखिएगा, वंदे मातरम। तो ये था बंगाल विभाजन, जो कि उदारवादी में भी है, उग्रवादी में भी है। आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना 1907। हालांकि थोड़ा थोड़ा सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस के अनुसार विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो ये वाली क्लास हमारी यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।